जी हाँ, आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। वो इतिहास जब एक नए सब्जेक्ट की नींव रखी जाने वाली थी, जिसका नाम है बायोलॉजी। जी हाँ, तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अ, बायोलॉजी की मतलब की शुरुआत हुई, कैसे हमने जो इतने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, कितने सारे माइक्रोब्स रहते हैं, उनमें देखना शुरू किया। तो एक वहाँ से शुरुआत चली आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 16 मतलब कि 17th सेंचुरी से। 1630 के आसपास 17th सेंचुरी का मतलब है कि इससे पीछे वाले 100 साल। कोई भी सेंचुरी होती है, जैसे कि 21st सेंचुरी जो अभी चल रही है, उसका मतलब है कि 2000 से लेके 2000 तक, 2100 तक लेगा। ठीक है। तो उस समय बात चल रही थी। तो 1630 के आसपास की बात, एक वन लिवन हुक मतलब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। वन लिवन हुक करके एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कह लीजिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह लीजिए। तो उसके फादर का बिजनेस था, वो सेल मेकर, सेल नहीं सॉरी, लेंस मेकर थे। वो लेंस वगैरह बनाते होंगे कुछ ग्लास का। तो अब वो भी वन लिविन हुक अपने पिता को देख देख कर वो भी लेंस में देखता होगा, कुछ ना कुछ किया होगा उसने। तो उसने देखा कि मेरे भी बचपन में, मैं बताता हूँ, हम बचपन में कुछ ना कुछ लेंस हमारे हाथ लग जाता है तो हम देखते हैं कि स्कैन कर करके मकोड़े को देखते हैं, ये चींटी है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं छोटा तो मेरा दोस्त वो एक लेंस लेके आया, वो था कन्वर्जिंग था वो कन्वर्जिंग लेंस, जो कि मतलब कि जिसे लगाते हैं तो आग लग जाती है कागज वगैरह पर, या चप्पल पे भी। चप्पल जला के चप्पल जलाते थे हम लोग। तो वो भी उसने भी देखना शुरू किया होगा कि कोई कीड़ी मकोड़ी देखा होगा उसने आराम से। तो फिर बाद में उसने तो थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, उसने ऑर्गेनिज्म देखे। लेकिन मेन एडवांस कहाँ पर हुई, जब वो लेंस लगा हाथ रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। 1665 में उन्होंने देखा पेड़ के सेल को, मतलब कि उसने एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप बना लिया होगा जिसमें अच्छी खासी मैग्निफिकेशन दिखती हो। तो उन्होंने देखा ट्री की जो बार्क होती है बाहर, जो एक भूरी जो शेल सी होती है जो बाहर बनी है, डेड लेयर जिसे बोलते हैं, बार्क बोलते हैं उसे। तो उसने बार्क को देखा कि उसमें बार्क में जो दिखता है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल वो एक दीवार की तरह दिखता है, जो ब्रिक्स की बनी हुई होती है। ब्रिक्स लगी हुई हैं ऐसे, ब्रिक्स उसके ऊपर उसके नीचे, तो बिल्कुल एक दीवार की तरह दिखता है। उसने देखा कि अच्छा, ये तो बड़ा ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। तो उसने एक यूनिट को बोला, उसमें साफ साफ दिखता है एक यूनिट है, एक दूसरा सेल है, दूसरा सेल है। उसने उसको सेल बोल दिया, सेल नाम दिया उसने। सेल इसलिए दिया क्योंकि जैसे कि जेल में होता है ना, सेल होते हैं, तो उसके प्रभावित होकर उसने सेल नाम रख दिया उसका। नॉर्मल सी बात है, सेल नाम पड़ गया, ठीक है। ये 1665 की बात है। उसके बाद ऐसे ही एडवांसमेंट्स होती गई, माइक्रोस्कोप्स अच्छे खासे बनते गए, जिसमें मतलब कि ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं जैसे आज है, लेकिन फिर भी उस टाइम के हिसाब से अच्छे होंगे। तो आराम आराम से माइक्रोस्कोप्स बनते गए बनते गए। तो बाद में रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने भी न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस की स्टडी की, न्यूक्लियस कैसा होता है। तो वो भी अलग बात है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप एक बड़ा ही कह सकते हैं एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ, जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड को देखा, जो कि बहुत ही छोटे लेवल पर है, जो हम अपनी आंखों से डेली लाइफ में नहीं देख सकते। अभी इस टेबल पे जहाँ मैं बैठा हूँ, बहुत सारे जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हमारे हाथ पर भी हैं। हम किसी से हाथ मिलाते हैं, वो ट्रांसफ़र भी होते हैं, बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं। बट थैंकफुली थैंकफुली हमारा इम्यून सिस्टम हमको बचा कर रखता है। हमारी स्किन है, तरह तरह के केमिकल्स रिलीज करती है, हमारी स्लाइवा है, आंखों में हमारी लाइजोसोम्स है, तो हमें इतनी टेंशन नहीं है। हम्म। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोब्स मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। तो उन्होंने देखा, वो मैग्नीफाइंग ग्लास आए, एक माइक्रोस्कोप्स आए, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है एक, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा एडवांस है, डाइसेक्टिंग थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल लेवल का है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, लाइट माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं। तो तरह तरह की ऐसी एडवांसमेंट होती गई, हम देखते गए लिविंग वर्ल्ड को, हमने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखा, उनको क्लासीफाई किया। तो फिर बात आती है 1839 की। 1838 और 1839, इन सालों में स्किल्डन एंड स्वान दो साइंटिस्ट हुए। एक इनमें से जर्मन का है, एक इंग्लैंड का था। तो उन्होंने मिलकर मिलकर या इंडिपेंडेंटली मुझे नहीं पता, वैसे तो अलग अलग ही काम कर रहे थे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली भी किया, लेकिन बाद में उन दोनों को मिलाकर एक सेल थ्योरी का नाम दे दिया गया। उन्होंने प्रपोज किया कि जो सेल थ्योरी उन्होंने दी, सेल थ्योरी सेल थ्योरी का मतलब है कि
कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है बेसिक लेवल पर वो सेल का बना हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेल का बना हुआ है, सबको पता है, आजकल नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सेल कहाँ से आया, तब तक पहले ये नहीं था। रॉबर्ट हुक ने सेल बता दिया था कि सेल का बना हुआ है, बार्क में देखा, सेल से हमें पता था। लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी बताया कि सेल कहाँ से आया, कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि ईच सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले सेल था उसी से आगे सेल बना हुआ है। ये तो आप कहोगे ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मतलब कि सेल पिछले सेल से बना हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं पता वो पिछले वाला सेल कहाँ से आया, हमें तो अभी भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये अभी भी नहीं पता है, नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं बताया ऐसा। लेकिन फिर भी एक आइडिया लगा कि सेल ऐसे नहीं आता है, वो पिछले सेल से आता है, डिवीजन हो के कुछ ना कुछ तो मतलब चल रहा है। जो डिसेंडेंट्स हैं वो अपने फादर से आते हैं, अपने फिर आगे ग्रैंडसन्स, मतलब कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो उन्होंने ये आइडिया दिया, एक ब्रेक थ्रू था ये, मतलब कि एक समझने वाली बात थी कि पिछले सेल से कैसे आया। तो बाद में सेल डिवीज़न वगैरह समझे, फिर ये कि भाई सेल डिवाइड करके आया। लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ का अभी भी नहीं पता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ वो एक अलग टॉपिक है। आप उसके बारे में फ़िलहाल मत सोचें, मतलब उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात आई सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी मतलब कि हर एक सेल पिछले सेल से बना हुआ है। फिर उसी के टाइम में डार्विन भी काम कर रहे थे। डार्विन अलग अलग आइलैंड्स पे घूम रहे थे। गैलापागोस आइलैंड आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वहाँ पर वो इवोल्यूशन की थ्योरी उनको समझ रहे थे, उनको देख रहे थे, कुछ तरह तरह के बर्ड्स को वो समझ रहे थे। उसी के बाद 1865 के आसपास मेंडल भी हुए, ग्रेगर मेंडल जिनका पूरा नाम है। मेंडल साहब वो भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे, मेंडल दादा हमारे। तो वो पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स की मतलब कि कैसे मतलब कि करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब कि कैसे हम कोई पी प्लांट आपको सबने मतलब कि पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, जो कि था कि जेनेटिक्स मतलब कि कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं जस्ट साइंटिस्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये क्रोनोलॉजी चली आ रही है, कि कैसे तरह तरह के साइंटिस्ट आए, एक डेवलपमेंट हुई, एक बेस बना। तो मेंडल साहब ने कहा कि कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। उन्होंने ये बताया, कुछ लॉज दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि एक डोमिनेंट होता है, एक जीन डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये बात की बातें, फिलहाल आप इस पर इतना टेंशन मत लें, मैं जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ, आप जस्ट सुने कहानी को, एक कहानी है नॉर्मल सी। तो उसके बाद मेंडल आए, उसके पहले डार्विन थे, उसके बाद अभी भी बहुत सारी क्योंकि खोज होनी भी बाकी है कि सेल बना किस चीज़ का है, कैसे बना हुआ है, ये फैक्टर, मतलब कि जो फैक्टर, एक ये ब्रेक, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था जो मेंडल ने दिया कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फैक्टर होते क्या हैं, ये फैक्टर का स्ट्रक्चर क्या है। तो बाद में खोज चलती गई, 1900 आया, तरह तरह के ऑर्गेनल्स का पता चला, जैसे कि गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राम राम से हमें पता चला, न्यूक्लियस का पता चला, ठीक है। लेकिन हमें भी स्ट्रक्चर का नहीं पता है कि अंदर ऐसे चल क्या रहा है, एज इट इज। गला बैठ गया। तो 1951 में एक और ब्रेक थ्रू आता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है। क्या हो गया गले में? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है जो कि मतलब जिसकी मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम बात देखें तो वो नैनोमीटर्स में देख सकता है, नैनोमीटर कहिए या एंगस्ट्रॉम में देख सकता है, 10⁻⁹ देख सकते हैं आप। कितना सोच सकते हैं आप, खुद सोच लेना कि कितनी छोटा, मतलब कि 1 मीटर का 1 बिलियंथ हिस्सा इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इतनी ज़्यादा पावर थी देखने की, ठीक है। तो हमने उसका सबसे पहला स्टडी की 1952 में, 1951 में वो आया, 1952 में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं। वॉटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने स्टडी किया डीएनए का स्ट्रक्चर, मतलब कि वो सेल जो है उसके अंदर जो मटेरियल है क्या है, वो
उसको डिस्कवर किया कि ये फैक्टर जो मेंडल ने कहा था ना कि एक कुछ फैक्टर पॉसिबल है, असल में तो आज तो उनको जीन बोलते हैं। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं, उन फैक्टर्स को जीन बोलते हैं। उस टाइम नहीं पता था, लेकिन जब डीएनए की डिस्कवरी हुई, डीएनए का स्ट्रक्चर पता चला कि डबल हेलिक्स है, हेलिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे ऐसे, वो जो स्प्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। डीएनए है, कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स हैं इसका, मतलब कि बेसिकली हमें पता चला कि कुछ डीएनए है हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है, एक मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी इनहेरिटेंस के लिए, हमारे करेक्टर्स के ट्रांसफ़र के लिए, जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि बहुत ही जो बेस बनाता है हर एक चीज़ का, ठीक है। उसके बारे में पता चला 1952 में। उसके बाद तो फिर मानो कि एक झड़िया ही लग गई डिस्कवरीज, कोई कुछ कर रहा है, कोई उधर लगा हुआ है। हमने जीन सीक्वेंसिंग शुरू कर दी, मतलब कि जीन के स्ट्रक्चर का, कि कहाँ पर कौन सा बेस है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बेस लगा हुआ है, वो सब चीज़ पढ़नी शुरू कर दी। कह सकते हैं पूरा अच्छा खासा ब्रेक थ्रू आया। तो फिर इसी तर्ज पर आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 1997 में आई थिंक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जीनोम प्रोजेक्ट। अगर बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, नहीं पता कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे सब कुछ राम राम से, मैं एक ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ। 1997 में फिर जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कई देशों ने भाग लिया। तो उन्होंने फंडिंग की कि जीन सीक्वेंसिंग करेंगे ह्यूमन की, या और भी जो भी उनके इंटरेस्टेड ऑर्गेनिज्म थे, उनके सारा जीन का पता चलाएंगे कि कहाँ पर कौन सा बेस लगा हुआ है, कौन सा बेस है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा लगा हुआ है डीएनए में, मतलब कि पूरे के पूरे सीक्वेंसिंग की। बहुत सारा, बहुत लंबा डीएनए होता है, आई थिंक 10⁹ कितने बेस पेयर्स होते हैं, मुझे इतना पता है कि उसे खोलेंगे, अगर आप डीएनए को खोलते हो तो 2 मीटर लंबा हो जाएगा, जो कि एक छोटे से सेल के अंदर पैक्ड है। अगर आप उसे पूरे के पूरे डीएनए को खोलोगे तो 2.2 मीटर लंबा निकलेगा। बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, तो उसे फोल्ड करके रखा जाता है सेल में, तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो वो एक कह सकते हैं, मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उनको सीक्वेंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ऊपर से इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस बेस हैं, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करना कि हाँ यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो बहुत बड़ा काम था। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद मानो कि हमें एक आइडिया मिला। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम दो ऑर्गेनिज्म के, यहाँ सभी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कितना पार्ट कॉमन है, कितना पार्ट अलग है। तो हमें एक आइडिया लगा कि कौन ऑर्गेनिज्म किससे कितना रिलेटेड है। तो हमें पता चला कि उसके रिजल्ट्स क्या हुए। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, हर कोई करता रहता, कोई किसी को कंपेयर कर रहा है, कोई किसी को कंपेयर कर रहा है। तो उससे पता चला कि फंजाई जो है वो प्लांट से कम एनिमल्स से ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब कि ऐसे और भी रिजल्ट्स हैं। फंजाई जो है, मतलब कि देखिए आप, जो फंजाई होता है, जो फॉर एग्जांपल मशरूम होती है, जो वो एनिमल्स से ज़्यादा रिलेटेड है, ना कि प्लांट से। तो ऐसी कुछ खोज हुई हमारे पास। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा पूरा बेस बना, माइक्रोस्कोप से लेकर, एक छोटे से लाइट माइक्रोस्कोप से लेकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक, फिर जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ बन के हमें समझ में आया कि कैसे कैसे डिसेंडेंस हो रही है। तो फिर हमने बहुत सी थ्योरीज आई कि हाँ, उसी के बीच हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चला कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, किस चीज़ की। पहले तो ये भी नहीं पता था कि ये किस चीज़ की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, ग्लूकोज की बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है, जो कि बाद में पता चला लिपिड बाइलेयर, समझेंगे कोई बात नहीं, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, ठीक है। और जो मैं पहला पॉइंट कह रहा था कि हमें पता चला कि कैसे इनहेरिटेंस कैसे रिलेटेड है, हम कैसे बंदरों से रिलेटेड है, कितना ज़्यादा रिलेटेड है, हम कैसे गोरिल्ला से रिलेटेड है। मतलब कि कुछ थ्योरीज ये हैं कि हम गोरिल्ला से इवोल्व होकर इंसान बने हैं, गोरिल्ला या बंदरों से, ये सबको पता है, मतलब नॉर्मल सी आजकल तो ये कि हम बंदरों से इंसान बने हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में समझेंगे कि बंदरों से पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे कर करके डिस्कवरीज एक एक करके जोड़ जोड़ के डिस्कवरीज होती गई, और पूरा एक कारवां बनता गया। कारवां कारवां बनता गया, मतलब पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन गया अपने आप में।
और इसी के साथ साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मतलब कि जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, जो जीनोम प्रोजेक्ट में आप सोच सकते हैं कितने कंप्यूटर लगे होंगे, सारा डेटा स्टोर करना, ये सब अनेक प्रकार के उसमें फील्ड्स एंड ब्रांचेस निकल के आई। ठीक है, सब चलता गया, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि हम सेल थ्योरी से शुरू कर रहे थे, मतलब कि बीच में सबसे पहले देखा कि वॉन लीeuwenhoek ने, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, वॉन लीeuwenhoek था, 1630 के आसपास की बात है। उसने, उसका जो फादर था वो लेंस मेकिंग के बिजनेस पे था। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने देखा कि सेल कैसे, जो ट्रीज की बार्क होती है उसमें कैसे सेल लगे हुए होते हैं, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जो डेड सेल था, जो कि डेड सेल था, बार्क में डेड सेल होते हैं। उसने लिविंग सेल नहीं देखा था। तो कैसे सेल नाम आया निकल के, उसके बाद हमने देखा 1839 के आसपास, 1839 की बात है, जब सेल थ्योरी बन के आई कि सेल जो है प्रीवियस सेल से ही बनकर उनसे ही ओरिजिन होते हैं। सेलुला ई सेलुले, मतलब कुछ ऐसा सा उसने बोला, ग्रीक में बोलते हैं शायद ऐसा। तो ओवरऑल उसने सेल थ्योरी दी, ठीक है। उसके बाद डार्विन भी वहीं पर काम कर रहे थे ना, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी मतलब उसी के साथ साथ, लेकिन दूसरे किसी कोने में, गैलापागोस आइलैंड पे मैंने कहा जैसे कि। उसके बाद मेंडल साहब 1865 के आसपास उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी, अपनी फाइंडिंग्स जो थी वो लिखी थी, अपनी बुक पब्लिश की थी, लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं पढ़ी थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बाद में दोबारा से रिपब्लिश हुई थी 1900 के आसपास, 1900 नहीं, उससे पहले ही हुई थी। तो उसका वर्क रिपब्लिश हुआ था, कहने का मतलब ये रिपब्लिश हुआ। उसके बाद लोगों ने समझा कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है, ये फैक्टर्स जो है मतलब कि गलत नहीं कह रहा है, ठीक है। दोबारा से उसको रिकग्निशन मिला और खोज होती गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1951, ठीक है। उसके बाद 1952 वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, उसने डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा बताया। उसके बाद तो खोज होती गई, बहुत सारी चीज़ें चलती गई, ठीक है। जीनोम प्रोजेक्ट मैंने बताया कि 1990s की बात है, जब हमने पूरा जीन को लिखा, कॉपी में समझ लिए, कंप्यूटर में लिखा कि यहाँ पर ये बेस है, यहाँ पर ये बेस पेयर है, यहाँ पर ये बेस पेयर है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बन के पूरा एक खाका तैयार हो गया कि ऑर्गेनिजम्स डीएनए के बने हुए होते हैं। हमारे पास कंक्लूजन यही निकला ना कि डीएनए के बने हुए होते हैं। एक सेल होता है, देखिए डीएनए होता है, एक सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसा कि मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा, लिपिड बाइलेयर कि डीएनए होता है, डीएनए के बाहर न्यूक्लियस होता है, वो भी हमने देखा। न्यूक्लियस होता है ना जिसमें डीएनए पैक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट्स में होती है, कुछ फंजाई में भी होती है, कुछ प्रोटिस्ट में होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। देखेंगे बाद में सारे जो किंगडम्स हैं, इनको देखेंगे अच्छे से, इनको क्लासिफाई करेंगे, समझेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। तो हमने सारा सेल के स्ट्रक्चर को पता लगाया। ओवरऑल देखने की बात यह है कि हमने सेल स्ट्रक्चर को पता लगाया कि डीएनए या न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद सेल वॉल है, ठीक है। हमें अच्छा खासा आइडिया हो गया हमने कि अब लिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो और डिटेल में देखो क्या है इसके अंदर, डीएनए को डिटेल में देखो, और क्या बाद में पता चला कि ये तो आरएनए भी बनाता है भाई। आरएनए का पता चला, आरएनए भी अलग अलग प्रकार के पता चले, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, ये 3 प्रकार के होते हैं ना। कोई बात नहीं, देखेंगे आराम आराम से। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली कि पूरे सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, हर एक हमें गोल्जी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सारे ऑर्गेनल्स का पता चला। बैक्टीरिया का थोड़ा सा सेल अलग होता है, हमारा जो एनिमल सेल है वो थोड़ा सा अलग होता है, प्लांट का सेल है वो थोड़ा अलग होता है। तो कहने की बात यह है कि हमें सेलुलर लेवल पे देखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वैसे हमें पता नहीं चलेगा। अगर आप बाहर से देखोगे तो बहुत सारी मिस्टेक होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि नाम तो देखो, अगर ब्लू ग्रीन एल्गे, आप सोचोगे एल्गे होगी, नहीं, एल्गे नहीं है, इट्स अ बैक्टीरिया, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया रैदर।
तो ब्लू ग्रीन एल्गा क्यों रखा उसे? एल्गा में इसलिए रखा क्योंकि हरा रंग है। हरा रंग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वो है, क्लोरोप्लास्ट है। अब कन्फ्यूजन हो गई, अगर हम बाहर से देख के उसे वहां पर रख देते तो एक कन्फ्यूजन थी, लेकिन बाद में उसके जब अंदर के स्ट्रक्चर को, उसके सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा, तब पता चला कि ये तो बैक्टीरिया यार, इसके अंदर मतलब कि वो बैक्टीरिया के सेल में और सेल्स में क्या फ़र्क है। सीधी सीधी सी अगर बात करें मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं ले जाना चाहता इस वीडियो को, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया के और उसके सेल में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क क्या है कि बैक्टीरिया के सेल में, प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया मतलब कि प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर एनवेलप वो नहीं है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियर एनवेलप है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो देखेंगे तो ये पता चला हमें बाद में, तो अलग से क्लासीफाई किया कि न्यूक्लियर एनवेलप वाले और न्यूक्लियर एनवेलप बिना वाले अलग अलग हो जाओ। जो बिना न्यूक्लियर एनवेलप के हैं उन्हें रख दिया बैक्टीरिया में, जिसे बोलते हैं हम किंगडम मोनेरा। मोनेरा बोलते हैं ना, किंगडम मोनेरा मतलब कि उसमें सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के कुछ भाई हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया मतलब कि थोड़ा सा क्लासीफाई किया हुआ क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसे बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग करके रखा हुआ है। वो 3 भाग में डिवाइड कर दिया उसको, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया एक अलग से है, उसके बारे में देखेंगे ये कैसे डिफरेंस करते हैं। एक किंगडम मोनेरा हो गया, फिर उसके बाद प्रोटिस्ट हुआ, उसके बाद फंजाई हुआ, प्लांट्स हुआ, उसके बाद एनिमल्स हुआ। ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब हमने उनके डीएनए को स्टडी किया, उनके सेल स्ट्रक्चर को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि बहुत ही डीप में जाके, बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हमने जूम कर करके देखा कि कैसे डिफरेंसेस हैं बारीक लेवल पर। तो ऐसे करके खोज होती गई, हमें क्लासिफिकेशन का पता चला, हमें कुछ चीज़ें रिलेट कर पाए हम, कैसे एनिमल से फंजाई को रिलेट किया, कैसे कुछ प्रोटिस्ट को फंजाई से रिलेट किया, उनको डिवाइड किया, उनकी ग्रुपिंग की। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती गई, खोज होती गई। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहता हूँ, बाकी इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको वहीं से समर्ज करके थोड़ा सा इसे क्या बोलते हैं, चलो जो भी है, मतलब कि इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पढ़ाऊंगा क्या मतलब डिस्कस करूंगा, नॉर्मली क्या पढ़ाना मैं डिस्कस करूंगा सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर, ये जो मतलब किंगडम में डिवीजन किया ना अभी मैंने बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और किंगडम क्लासिफिकेशन को समझेंगे, क्यों इतना ये सिरदर्द वाले काम है, मतलब कि आसान समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गला खराब हो गया एकदम। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच।